बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ हैं सदीक जान। 2 रोज़ पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दुबई से एक बयान आया, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान था। उन्होंने ये कहा कि आने वाला दौर मुस्लिम लीग नवाज़ का होगा और इक़्तिदार में आकर महंगाई का ख़ात्मा कर देंगे, मुआशी मसाइल हल कर देंगे। अब इक़्तिदार यानी कि मियाँ साहब को ये लगता है कि नून लीग के पास नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में प्रैक्टिकली जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसके ऊपर देखें तो इस वक्त एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए। 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पत्ता लगभग जो है वो अगर देखा जाए तो साफ़ हो चुका है। उनके लिए गुंजाइश नज़र नहीं आ रही, कोई करिश्मा हो तो उनके लिए शायद स्पेस बन जाए। और मियाँ साहब जो हैं वो लगता है कि वो खाली मैदान के बड़े खिलाड़ी हैं। एक ऐसी दौड़ जिसमें उनके सबसे बड़े हरीफ के पैरों के साथ कई मन वज़नी पत्थर बांध दिए जाएं और फिर मियाँ साहब उस दौड़ में हिस्सा लें तो मियाँ साहब जीतने की पोजीशन में लग रहे हैं। तो सदीक जान से पूछेंगे कि अब तो ये लगता है सदीक जान के शरीफ ख़ानदान के और इक़्तिदार के दरमियान अगर कोई चीज़ रह गई है वो इलेक्शन का दिन है। बस इलेक्शन का दिन आएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास तो कैंडिडेट भी नहीं है ना पंजाब में खड़ा करने के लिए। उनके पास तो इतने बंदे नहीं हैं कि जिनको अपना टिकट दे के मैदान में उतारें। तो सिचुएशन आपको लगता नहीं कि आइडियल क्रिएट हो गई है मुस्लिम लीग नून के लिए? देखें, अभी आप ये बात नहीं कह सकते, इसलिए कि मुझे तो कुछ और भी लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि 12 अगस्त के बाद नून लीग के लिए मुश्किलात भी शुरू हो सकती हैं। क्योंकि देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये पहले भी हमारे इदारों में ये सोच कई बार उनके जहन में ये बात आई है, और वो एक एनालिस्ट हैं, वो ये कहा करते हैं कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान को डिक्टेटरशिप भी खालिस नहीं मिली। जो भी डिक्टेटर आए हैं उसके साथ ही कोई ना कोई पोलिटिकल पार्टी जो है ना वो शुरू की है। ज़ाहिर अपनी लेजिटिमेसी, अपना कुछ ना कुछ वो रखना होता है, कोई राब्ता बहाल रखना होता है, लोगों को खामोश भी कराना होता है, चुप भी कराना होता है। बिल्कुल इक़्तिदार की मजबूरियाँ होती हैं। बिल्कुल। देखें, 2018 तक की अगर आप बात करें तो क्या इदारों की सोच क्या थी कि नून लीग करप्ट, चोर, डाकू, लुटेरे, पीपल्स पार्टी महा करप्ट, उनसे भी ज़्यादा करप्ट, नून लीग से भी ज़्यादा करप्ट। और नून लीग तो बड़ी करप्शन करती है। पीपल्स पार्टी तो ये है कि पीपल्स पार्टी के बारे में मशहूर है कि वो बस स्टैंड का ठेका जो है ना वो भी नहीं, उसको छोड़ें। वो कहते हैं कि जब गिलानी से वज़ीर आज़म थे ना, तो आप मुल्तान जब अड्डे पे उतरते थे तो रिक्शे में बैठते थे तो रिक्शे वाला पूछता था, सही क्या करें दे वे? कोई नहीं, बेरोज़गार इसे। अच्छा, तो अगर तुम्हारी नौकरी करा रही हूँ भला दसो। बंदा कहता था, यार ये रिक्शा चला रहा है और ये कर रहा है। मैं कहता, बात तो करो भाई, करा देते हैं नौकरी, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, बंदा कहता था, यार ये पागल तो नहीं हो गया? वो कहता था कि भाई ये बात छोड़ दो, ये शौकिया चला रहा हूँ रिक्शा, करनी है नौकरी, गाग ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, करनी है। जैसे ना ये ना एक डॉक्टर्स में एक टर्म यूज़ होती है, रिक्शा प्रैक्टिस। ये पता नहीं क्या एक टर्म होती है। वो क्या होती है कि मरीज़ जब उतरता है ना, कोई भी चेकअप के लिए आता है, बहावलपुर अड्डे पे उतरा है और उसने कहा BBH जाना है, तो रिक्शे वालों से कहता है कि वहाँ ख्वार हो जाओगे, BBH में बड़ा रश होता है, बताओ मसला क्या है? आर्थो का मसला है, न्यूरो का मसला है, ENT का मसला है। वो सारा उसे पूछ के वो उसको घेर घार के जो हॉस्पिटल जिनके साथ उस रिक्शे वाले की डील है वो उधर ले जाता है और उस पर जाके 200-250 अपना वसूल कर लेता है और उसके बाद मरीज़ को ज़िबा करने के लिए उनके हवाले कर देता है। 200-250-500-1000 जितना भी उसका कमीशन है, ठीक है। तो पीपल्स पार्टी तो ये भी नहीं छोड़ती। मुझे तो इदारों में ये बहरहाल सोच थी। एक ब्यूरोक्रेट ने ये बताया, उसने कहा कि 20 साल पहले पीपल्स पार्टी वाले ने नौकरी कराई थी। कहते यकीन करो अब तक फ़ोन आ जाता है कि जी कभी लाख रुपए चाहिए, कभी 2 लाख चाहिए, इस तरह के मामला। तो पीपल्स पार्टी के ये हैं मामला। तो ये सोच थी। फिर आए इमरान खान साहब जब आए तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई। मिसाल के तौर पर मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। जब ये अदम एतमाद के दिन चल रहे थे ना, तो मैंने किसी को कॉल की। मैंने कहा, सर बात यह है कि मियां नवाज शरीफ ने आपको एक तकरीर में 16 बार गालियाँ दी हैं, तो फिर भी आपको वो काबिल कबूल है? तो मुझे आगे जवाब मिला कि जब इदारे की बका ख़तरे में हो ना, तो किसी ने आपको एक तकरीर में 32 बार भी गालियाँ दी हो ना, वो काबिल कबूल हो जाता है, और जिसकी वजह से इदारे की बका ख़तरे में हो वो काबिल कबूल नहीं होता। ये वो मामला था DGI की तकर्री वाला, जो जनरल फैज़ साहब को खान साहब कंटिन्यू करवाना चाहते थे, और फिर उन्होंने कहा जी मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं इंटरव्यू करूँगा। फिर दरमियान में ये भी बात आई थी कि ISI को कोर का दर्जा दे दिया जाए। वो तो इसलिए ना कि जब बाजवा साहब उनको कह रहे थे कि यार उसका भी उतना ही हक है जितना बाकी कोर कमांडर्स का है, कि जितना बाकी लेफ्टिनेंट जनरल्स का है, कि उसको आर्मी चीफ बनने के लिए कंसिडरेशन के लिए नाम होना चाहिए। हाँ, नाम होना चाहिए। तो उस पर फिर ये कहा गया कि कोर करना ज़रूरी है, तो ISI को कोर डिक्लेयर कर दें, कोई और इसके रूल्स चेंज कर दें, कुछ और कर दें। वो सारी चीज़ें हुई
और उसमें फिर ये हुआ कि वो सारा आपको, और फिर जिस तरह से इमरान खान साहब ने इंटरव्यू किए, फिर इंटरव्यू करने के साथ उन्होंने एक प्रेस लिस्ट जारी करवाया, फिर प्रेस लिस्ट के बाद फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई कि प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, और उन्होंने इंटरव्यूज़ किए। अब इस सारे सिनेरियो में इदारा ये समझता था कि यार देखें, इमरान खान साहब ने अक्टूबर 2021 में प्रैक्टिकली बता दिया है कि नवंबर 2022 में आर्मी चीफ कौन होगा। तो फिर बाकी लेफ्टिनेंट जो इदारे की प्रैक्टिस नहीं है, और ये चीज़ काबिल कबूल और वो ये समझते थे कि खान साहब ना अब इदारे के अंदर घुस आए हैं, ठीक है, तो इसलिए जो है ना अब ये काबिल कबूल नहीं है, ठीक है, एक ज़ाहिर उधर की रहती ये आ गया। लेकिन देखें, ये सारी जमातों को मिला के इक़्तिदार दे दिया इन्होंने। जो पिछले 15 माह में किया है वो पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ। और इदारों के अंदर ये मुझे अब नई लीडरशिप के बाद नहीं पता, लेकिन बाजवा साहब के दौर में बहुत अहम इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियात ये कहती थी कि ये जो शहबाज शरीफ की बैड गवर्नेंस का जो बोझ है ना, हमने अपने कंधों पे उठाया हुआ है, और उसकी वजह से ना जो है वो हो गया है, मतलब हमें ज़्यादा नुकसान उसकी वजह से। मैं एक आपको मिसाल देता हूँ, बड़ी अजीब सी है, मैं ऐसी मिसालें देता नहीं हूँ। मुझे किसी ने कहा कि इदारे की एक शख्सियत ने, एक सीनियर सहाफ़ी ने मुझे बताया, कहते हैं मैं एक इदारे की शख्सियत से मैंने पूछा, ये भी बाजवा साहब के दौर तक की बात है, कि भाई क्या आप कहते हैं, आप तो कहते थे कि इमरान खान की जो है ना वो गंद का टोकरा जो है वो हमने अपने सर पर उठाया हुआ है और इदारा न्यूट्रल होना चाहिए, बड़ा नुकसान हो रहा है इदारे को। वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे मिसाल ये दी कि इमरान खान के दौर में ना हमने गंद का टोकरा जो सर पे रखा हुआ था ना, तो उसकी जो स्मेल थी ना वो ऊपर जा रही थी। टोकरा हमने ज़रूर सर पे उठाया हुआ था, लेकिन स्मेल ऊपर जा रही थी। कहते हैं ये शहबाज शरीफ का तो गंद का टोकरा ये है कि इसमें सुराख है, वो गंद हमारे जिस्म पे भी आ रहा है, स्मेल तो फैल ही रही है। मिसाल आप ना ही देते, ठीक है, नहीं मैं यार मैंने पहले कहा ना आपको कि अजीब सी, ठीक है यार, मैं पहले आपको ये कहा है ना कि मैं ऐसी मिसाल नहीं देता, लेकिन उन्होंने जो मुझे कहा ये मैं उनको बता रहा हूँ। आपको प्रोग्राम के बाद इसके बाद बता भी दूंगा कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, और वो वेल कनेक्टेड है। अब बात यह है कि आपने दो पार्टियों को तो पहले चोर डाकू लुटेरे वो आपने इस्टेब्लिश भी कर दिया, बयानिया भी चला, सारा कुछ हुआ। खान साहब आ गए, खान साहब से बनी नहीं, खान साहब का भी अब चैप्टर इस वक्त तक तो क्लोज है, कम अज़ कम आगे चल के अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है क्या फ़ैसले होते हैं क्या होता है, लेकिन इस वक्त तक तो एक ये है कि देखें, इदारों के अंदर ये भी एक सोच थी माजी में कि ये सियासतदान मुल्क नहीं चला सकते, इनके पास की बात नहीं है, जो फ़ैसले करने हैं मुश्किल। मिसाल के तौर पे एक फ़ैसले को हम ले लेते हैं, जो ये फ़ैसला था कि 1 जुलाई से मार्केटें पता नहीं 9 बजे 10 बजे बंद हो जाएंगी, क्या इम्प्लीमेंट हुआ है? नहीं हुआ, करवा ही नहीं सकते। अच्छा, 2 वजूहात है इसकी। असूली तौर पे बात ठीक है, मैं ये समझता हूँ, बिल्कुल असूली तौर पे ठीक है। आप डे लाइट को पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, हाँ, और अपना कारोबारी जो औकात कार हैं वो पूरी दुनिया में शाम 5-6 बजे मगरिब के साथ ख़त्म हो जाता है। असूली तौर पे बात ठीक है, लेकिन जिस हुकूमत के 80 काबीना अरकान हों, जिनके जो है वो फैसले लंदन में होते हों, जहाज़ भर भर के लंदन जाते हों, जिनके प्रोटोकॉल आवाम सारे देखती हो, जिन्होंने 15 माह में एक फ़ैसला आवाम के लिए ना किया हो, जिन्होंने अपनी करप्शन लूट मार को सिर्फ ख़त्म करने के लिए इक़्तिदार में आए हों, जिन्होंने कोई एक फ़ैसला अवामी मफाद में ना किया हो, उनके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती कि डे लाइट का इस्तेमाल करें और दुकानें जल्दी बंद करें। इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके ना, हालांकि बात तो। और दूसरा क्रेडिबिलिटी का ये आलम है कि देखें सदीक जान साहब, IMF का काम हो, दोस्त ममालिक से पैसे लेने की बात हो, तो बैक एंड के ऊपर हर दौर में अगर आर्मी ने ही इंटरवीन करना है, या आर्मी चीफ की रिक्वेस्ट पे, या DG की रिक्वेस्ट पे, किसी लेफ्टिनेंट जनरल की रिक्वेस्ट के ऊपर अगर आपके ये मसाइल हल होने हैं, तो फिर सियासतदान छोड़ देना उन्हीं को। यानी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके यहाँ जो पैसे लाने वाला सिलसिला, इस हुकूमत की रेपो क्या थी? इन्होंने बड़ी कोशिश की, नहीं हुआ। जब नए आर्मी चीफ की तकर्री हो रही थी, उस वक्त इसहाक डार साहब ने कहा कि बस कैश ट्रैप पाकिस्तान को इंजेक्शन लग जाएगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, चीन कैसे डील कर रहा है आपके सामने, ठीक है। अब शहबाज शरीफ साहब खुद मान रहे हैं कि ये वाला काम भी उधर से हुआ, ये काम भी वहाँ से हुआ। साहब का बड़ा इसमें किरदार है, जो हमने UAE और सऊदी अरब ने जो पैसे दिए, ठीक है। अब बात यह है कि इदारों के अंदर एक सोच पाई जाती थी, पॉलिटिशियंस के वाले से मैंने आपको बता दी। दूसरा, इदारे ये समझते थे, इस्टेब्लिशमेंट ये समझती थी कि सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है।
ठीक है, मतलब साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने एक जगह पे बहुत खुल के इस चीज़ पे बात की थी कि कब कब पाकिस्तान के लिए कौन सी बड़ी चीज़ें हो सकती थी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी ब्यूरोक्रेसी की वजह से नहीं हो सकी। ठीक है, और साथ पे नून लीग और पीपल्स पार्टी तो नैब का भी कहा करते थे ना, नैब और वो सारी चीज़ें, अब गो के नैब में फिर वही चीज़ें ला रहे हैं जो पहले थी। तो एक माजी में ये सोच पाई जाती थी कि ये पॉलिटिशियंस के पास की बात नहीं है, ब्यूरोक्रेसी रुकावट है पाकिस्तान की तरक्की की राह में। अब उसके लिए आपने देखा मुआशी बहाली के प्लान में मेजर जनरल कोऑर्डिनेटर हैं और इस्टेब्लिशमेंट खुद, ज़राअत का मामला हो, आईटी का मामला हो, माइंस वाला मामला हो, ये सारी को इस्टेब्लिशमेंट पूरे तरीके से आगे लेके चलेगी, ब्यूरोक्रेसी पे वो ये मामला नहीं छोड़ेंगे। तो बात ये है कि अगर पैसे भी उन्होंने लाने हैं, मुआशी बहाली का प्लान भी उन्होंने एग्जीक्यूट करना है, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी ऑलरेडी, ठीक है, तो इनको रख के और इनके गंद का टोकरा वो भी अपने सर पे रखें, तो फिर वो एक काम कर लेना, जो ही वो मेन काम कर रहे हैं वही कर लेना, फिर इनके गंद का टोकरा। तो ये एक चीज़ ना, तो प्रैक्टिकली आपको ये लगता है कि 12 अगस्त 13 अगस्त 12 अगस्त जिस वक्त इस असम्बली ने की मुद्दत पूरी होनी है, आप उसे 1-2 दिन पहले तहलील कर दें, आप उस दिन करें तो 60 रोज़ वरना 90 रोज़, ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आपको प्रैक्टिकली ये लगता है कि 12 अगस्त के बाद, वो तो ये दावे कर रहे हैं ना नून लीग, और दिलचस्प दावा सिर्फ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का नहीं है। जावेद लतीफ़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, वो कहते हैं 2/3 अक्सरियत हाँ जी, नून लीग इंशाल्लाह। तो बिल्कुल 2/3 अक्सरियत। देखें, मैं लास्ट अपनी कल रात वाली वीडियो में बता चुका हूँ, 21 दिन हो गए मरीम नवाज साहब ने हुक्म दिया डोर टू डोर कैंपेन करो, कोई एक तस्वीर दिखा दें डोर टू डोर कैंपेन की, ये लेंगे 2/3। अच्छा आगे आ जाए, देखें मैंने आपको जो बताया है कि अब तो वो हिना परवेज भट्ट के भी ट्वीट नहीं आते, कोई एक आधा कोई वही तस्वीर भेज देती। बिल्कुल। देखें, अब तो इनको कर्फ्यू लगा के और इनको कंपेन करनी पड़ेगी, कर्फ्यू लगा के ना, कि जो बाहर गली में नज़र आया उसको गोली सीधी, ताकि कोई गली में ना हो, बिल्कुल सुनसान हो, और ये किसी दरवाजे के बाहर खड़े होके ना और तस्वीरें बनवा ले। कर्फ्यू के बगैर नहीं हो सकता, आवाम में निकलने वाली सूरत हाल तो है नहीं। देखिए मैं प्रैक्टिकली अब आप मुझे ये कह रहे हैं कि 12 अगस्त जो है वो सियासी जो जायचा है, जो सियासी बसात है, उस पर कोई अच्छी खबर नहीं लाएगा। बुरी, ये इस वक्त तक कुछ नहीं, लेकिन बुरी खबर भी ला सकता है। अच्छा एक और चीज़ आप कनेक्ट करता हूँ एक चीज़ से, ज़मीर हैदर साहब ने एक प्रोग्राम किया था और उन्होंने एक टर्म यूज़ की थी, याद है आपको? नहीं, अभी इतना वेग 2.5 माह बात ना करें ना, वो तो बड़ा अरसे ये से इसी से रिलेटेड था ना। ज़मीर हैदर साहब ने टर्म यूज़ की थी एक्स्ट्रा जुडिशल रिकवरीज। हाँ, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग तो हमने सुनी है, किलिंग तो हमने सुनी है, ये ठीक है, माबराए अदालत कत्ल। उन्होंने कहा एक्स्ट्रा जुडिशल रिकवरीज, मोहम्मद बिन पैसे सलमान से कोई फलाना, जिस सऊदी तरह मॉडल। देखें सऊदी अरब में अब वो हुआ क्या था कि होटल रिट्स कार्लसन में उन्होंने बड़े बड़े जो शहजादे, बड़े बड़े तोप चीज़ें थी ना, $1 के मालिक, उनको उल्टा लटकाया था, उनको लगाया था फेंटा, और फेंटा लगाने के बाद उनके जो अरबों डॉलर झड़े हैं ना उनसे, और पैसा उसने लिया है वापस। अच्छा एक बात तो मुझे बताएं, ये हुआ वह, एक बात तो मुझे बताएं, एक मैं मफरूज़ा ही पे अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे याद आ गया ज़मीर हैदर साहब ने किया ये था अपने प्रोग्राम में, ये कहा था कि ऐसे लोग जो हैं वो अक्रॉस द बोर्ड, उसका ताल्लुक ये नहीं है कि कोई नून लीग और बिजनेसमैन, प्रॉपर्टी टाइकून, सब पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून, हर जमात के उनको बुलाया जाएगा, उनको फाइलें दिखाई जाएंगी के पैसे रखें सामने, पैसे सामने रखें, ये मुल्क का पैसा है, ये दें। जिनकी दुबई में प्रॉपर्टीज हैं ये सारे, देखें अगर ये कर देते हैं वो, तो वो भी तो एक उनके ऊपर सुतर जाएगा ना कि नून लीग के लिए ये किया, पीपल्स पार्टी के लिए किया, और लोग वैसे प्रैक्टिकल बात नज़र नहीं आती। मैं एक मफरूज़, क्योंकि हमारे यहाँ तो देखे ना जो माफियाज हैं, हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि इनकी तो कनेक्शंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं, रिश्तेदारी हैं, ये मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग, उनके यहाँ जो शादी के ब्याह के फैसले हैं ना, वो सिर्फ इस बुनियाद पे होते हैं कि मुस्तकबिल में ये हमें कितना फ़ायदा दे। देखें कोई जज बनना है, किसी ने जर्नल बनना है मुस्तकबिल में, किसी ने, तो इस हिसाब से रिश्तेदारियाँ भी इसी हिसाब से होती हैं। देखिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ ईसा नकवी साहब कि अगर मियाँ साहब को हालात ठीक नज़र आ रहे होते ना, तो दुबई से वो लंदन का रुख ना करते, बरास्ता सऊदी अरब, पाकिस्तान आ जाते हैं। कितनी फ़्लाइट है, कितनी देर की है वैसे?
कहाँ से? दुबई से। दुबई से? आप डिपेंड करता है कि आप किस रूट से। आप कराची आ रहे हैं तो आप बहुत जल्दी आ नहीं जाएंगे। मियाँ साहब लाहौर या इस्लामाबाद आएंगे? लाहौर या इस्लामाबाद 4 घंटे, 3.5-4 घंटे। दुबई से? हाँ। बहुत टाइम लगता है यार। नहीं, वो जाहिर है कि अब टैक्सी करता है जहाज़, फिर रनवे के ऊपर उड़ता है, फिर उसके बाद वो एक हाइट सर्टन गेन करता है, फिर वो एक रूट लेता है, बलूचिस्तान के रास्ते से एंटर होता है, फिर वो स्पेसिफिक रूट्स होते हैं। मियाँ साहब कराची भी उतर सकते हैं, उनके भतीजे की वहाँ पर सारा कुछ है, और भाई जरदारी और भतीजा बिलावल और सारे, लेकिन ज़ाहिर है वो लाहौर उतरेंगे या इस्लामाबाद उतरेंगे। और नून लीग, वो किसने कहा था, पल्ले नहीं धेला थे कर दिए मेला मेला। नहीं, अब मिसाल तो फिर सुने आपने तो सही ना। अगर मिसाल सुनानी है ना तो वो सुनाए, वो जो आप कहते थे कि उंगू खड़ेंदा कोई नहीं। हाँ सही बात है। वो क्या था? हाँ वो था कि फ्रंट सीट पे बैठ के वैसा। ओ हाँ, उन्होंने नाल कोई नहीं खड़ेंदा थे, वो आदि है कि मैं फ्रंट सीट पे भाग वैसा। क्योंकि हमारे यहाँ ना, आपको पता है हमारे सराइकी इलाके में ना ये बड़ा शशका है फ्रंट सीट पे बैठने का। फ्रंट सीट मैं आपको मजे की बात बताऊँ क्या होता था, मुझे याद है। हालांकि पूरी दुनिया में साहब लोग जो हैं वो पीछे बैठते हैं और फिर शोफर उतर के आके दरवाज़ा खोलता है। सर मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे अभी भी याद है चौक आज़म में जब हम सुबह सुबह जाते थे ना अड्डे पे, तो 3-4 कोचें लाइन में लगी हुई है ना कि पहले ये जाएगी फिर ये जाएगी फिर ये जाएगी। अक्सर बंदे चौथी गाड़ी में जाके फ्रंट सीट पे बैठ जाते थे, क्योंकि पहली तीनों में कोई ना कोई फ्रंट सीट पे बैठा था, वहाँ में अगली सीट थे। ठीक है कि उससे साथ को नहीं लेके जाता था, और वो कहती थी मैं फ्रंट सीट पे बैठ के जाऊँगी। देखते ठीक है, इनका हालत ये है कि ये डोर टू डोर कंपेन में लोगों के घरों में जा नहीं सक रहे, और कहते हैं इमाम खुमैनी जैसे इनकलाब करना है, 2 तिहाई और इमाम खुमैनी जैसे इनकलाब करना है, इनकलाब मतलब इस्तकबाल करना है। मियाँ साहब पे तो कोई पाबंदी तो मियाँ साहब को अगर कोई नज़र आ रहा होता ना कि चीज़ें को बेहतर हैं, तो मियाँ साहब दुबई से पाकिस्तान आते, दुबई से लंदन फरार ना होते दोबारा बरास्ता सऊदी अरब। देखते हैं तो जनाब, लिहाजा सियासी ये बात जहन में रखें, नून लीग के लिए 12 अगस्त के बाद चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। ख़राब किस तरीके से हो सकती हैं? अब ज़ाहिर है कि इसमें बहुत इफ्स एंड बट्स हैं। उसकी वजह यह है कि सियासी मैदान की बात करें ना तो वो तो नून लीग के लिए तकरीबन खाली है। पीपल्स पार्टी के पास कैंडिडेट्स नहीं हैं, किसी और जमात के बस की बात नहीं है। तहरीक इंसाफ वो चीज़ें आप बताएं। एक बात, जुलाई अगस्त 2020 एक बड़ी अहम मुलाकात होती है सहाफ़ियों की कहीं पे, और वो कहते हैं जनाब कि आप कहते थे तब्दीली फलाना ढींगना, तो खान ने तो ये देखें बड़ा काम ख़राब कर दिया। तो उनको जवाब दिया गया था कि आप जो तब्दीली देखना चाहते हैं आप लोग, वो आपको 2027 में नज़र आएगी। ठीक है, खान को जिस तरह का पाकिस्तान मिला ना, उसके बस की बात नहीं है जो आप रोज़ाना माइक लेके और लोगों के मुंह में ठोंस देते हैं, बताएं तब्दीली और फलाना ढींगना रियासत मदीना, इंतज़ार करें, कम से कम 2027 में जाके आपको तब्दीली नज़र आएगी। और उस वक्त यही था ना कि इमरान खान 10 साल के लिए है। अच्छा एक मिनट बताऊँ, आप ना उससे अगली साल आप मिस करके 2021 नहीं, मैं उसी पे आ रहा था, 2021 में भी आ रहा हूँ। 2020 में आपके एक दोस्त है ना, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। अच्छा जिन्होंने आपको खबर नहीं दी थी और आपको कुछ और लोगों के दर पे जाना पड़ा। हमें एक और उस मीटिंग में मौजूद साहब के पास F6 में जाना, ठीक है। और जिस दोस्त के पास आप मुझे लेके गए थे कि खबरें हैं उसके पास, उसने 1.5 घंटे में सिर्फ हमें ये बताया था कि आपको पता ही नहीं है वहाँ हुआ क्या है। आपको पता ही नहीं है वहाँ हुआ क्या है, सिर्फ 1.5 घंटे उन्होंने हमें ये रियलाइज कराया था, और अगले दूसरे बंदे ने 5 मिनट में बता दिया। ठीक है, उन्होंने कहा तुम शुदर हो, तुम तो बस जो है ना वो दूसरे दर्जे की, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि क्या चल रहा है। फिर जब हमारी मुलाकात हुई थी उसमें क्या मिसालें दी गई थी, चाइना की मिसाल दी गई, तुर्की की मिसाल दी गई, एक बंदा आता है उसको मॉडल्स। बिल्कुल सर जी, इमरान खान क्या कहते थे हमेशा? इमरान खान ये कहते थे कि मेरे अलावा इनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, यही कहा करते थे, नागुज़ीर समझते। ठीक है, इंडिस्पेंसेबल। वो असल ये कहते थे कि ये नवाज शरीफ के इदारों से जो लड़ाई हो गई, जो पीपल, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर कैसे सारी चीज़ें ठीक हुई? आज वही नून लीग जो नवाज शरीफ साहब उधर से बैठ के और तकरीरें करते थे, जनरल बाजवा तुम्हें जवाब देना होगा, जनरल फैज़ तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब चूं भी नहीं निकलती, अब नाम भी नहीं लेते बाजवा साहब का। तो सर चीज़ों का कब तब्दील हो जाए, कैसे तब्दील हो जाए, देखते हैं जनाब सियासी मंजरनामे पर क्या क्या कुछ होना बाकी है। अब तक के लिए इतने। मुझे सिद्दीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।